रिस्पॉन्सिबिलिटी, HR पॉलिसीज, इसकी मैंने वो एग्जांपल दी हुई है पहले कि जितनी अच्छी HR पॉलिसी होंगी उतना अच्छा सिस्टम होगा, उतना, क्योंकि आपने कंप्लायंस तो लोगों के थ्रू करवानी है ना। मैंने एग्जांपल दी थी कि आप बाहर किनारों पे खड़े हो जाएं, बसेस गुजर रही हैं, आपको बस से देख के पता लग जाएगा। अब बस में सिर्फ 1 मिनट का विजिट करके आए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का चक्कर लगा के आ जाए, इस डोर से जाए उस डोर से निकल के आ जाए, आपको पता लगेगा इन्वायरमेंट कैसे। मैं देखा हुआ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल इन्वायरमेंट हो जाएगी, इन्वायरमेंट कैसा है। लोग डिप्रेशन जब होता है, डिप्रेशन वो बंदे पे हो, कौमों पे हो, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करते हैं। मूवी में ये दिखाया था, तोड़फाड़ हो रही है जी, वो मियाँ बीवी की लड़ाई है, वो ड्रेसिंग टेबल उठा के चीज़ें फेंक रही है जी, वॉल क्लॉक उठा के मारी। अच्छा, कौमें भी ऐसी करती हैं, बेनजीर फौत हुई और जी वो हंगामे हो रहे हैं, आग लग रही है, घर जल रहे हैं, बैंकों की ATM मशीन जल रही हैं, चोरी हो रही हैं। वो साखिर रसूल वाला इवेंट हुआ, वो डेवो की बसें चल रही हैं जी, हड़तालें हो रही हैं जी, आग लग रही है, ठीक है। जब कोई डिप्रेशन को टेंशन आता है तो इंसान एम्प्लॉयज भी ये करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक वो वायर टूटी एक डाइंग मशीन की, ऐसी प्रिंटिंग मशीन की, तो मैंने उसकी फुटेज देखी मैंने कि वो फोरमैन से वो डांट पड़ी बंदे को, बाहर जा रहा है, उसने स्टिक उठा के मशीन में इंसर्ट कर दी, वो मशीन की वो वायर ही टूट गई। ऐसे विद इन 10 सेकेंड उसने जाते थे, ऐसे गुस्से में उसने वो काम किया, वो 40-50 लाख की वो वायर थी। ये इंसान खुशी में नहीं करता, ठीक है। तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट याद रहेगा। अच्छा, पेज 2.1 पे सेकंड क्या है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटीज असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, ये क्या होता है, इसको समझ लें। एक रिस्क असेसमेंट करता है ऑडिटर, वो किस लिए करता है, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए। उसकी रिस्क असेसमेंट होती है ना, ऑडिट रिस्क को रिस्क असेस करता है, पढ़ा हुआ है हमने। एक मैनेजमेंट करती है रिस्क, वो क्यों करती है, कि कंट्रोल्स बेहतर हो, लीकेज ना हो, चोरी ना हो, फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, मेरा नुकसान। लेकिन नियाग्रा मिलता है ना, वो 2 मिस्टर एंड मिसेस उसके हैं डायरेक्टर्स हैं, अगर कुछ चोरी होती है नुकसान तो किसका लॉस है, सबसे पहले उनका फाइनेंशियल लॉस है। तो जितनी अच्छी रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट की होती है उतनी ऑडिटर की, ऑडिटर सारे कंट्रोल भी देखा, तो देखा सिर्फ वो कंट्रोल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एलिमेंट है, जबकि मैनेजमेंट क्या करी होती है, वो सारे कंट्रोल देख रही होती, ठीक है। इसको पढ़ें जरा 2.3 को। The entity's risk assessment process. Within a strong system of internal control, management should identify, assess and manage business risk. ठीक है, मैनेजमेंट का काम है ये, ठीक है। आगे हैं, On a continuous basis. Significant business risks are in any events or. अगले पैराग्राफ पे आ जाए। आइडेंटिफाइंग रिस्क मीन, Identifying risk means recognizing the existence of risk. रिस्क है कि नहीं है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ी आपने। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, कितना रिस्क है, यस है, कितना है, ठीक है। आगे हैं जी, सेकंड काम असेसिंग द रिस्क। पहला काम आइडेंटिफिकेशन, अगला पैराग्राफ असेसिंग द रिस्क। ये क्या होता है, मींस Deciding whether the risk इज सिग्निफिकेंट, समझ गए ना हम, रिस्क का रिस्क है तो कितना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या होता है, रिस्पॉन्स। अच्छा, असेसमेंट में क्या कहता है, रैंकिंग द रिस्क। रैंकिंग क्या होता है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है। असेसमेंट में आ गया ना, हम असेसमेंट के बाद रैंक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आए तीसरा कहता है मैनेजिंग रिस्क, जिसको हम रिस्पॉन्सिंग टू रिस्क भी कहते हैं। 3 बातें हो गई, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट में क्या आ गया, रैंकिंग, और उसके बाद क्या कहता है,
मैनेजिंग रिस्क आगे हैं जी 315 रिक्वायर्स IS 315 requires the auditor to gain an understanding of these risk assessment processes used. ठीक है जी 315 क्या कहता है आपने इन रिस्क की असेसमेंट करनी है एंटिटी के रिस्क असेसमेंट रिस्क जो आपका है ना कंट्रोल इसकी रिस्क असेसमेंट करनी है क्लियर हो गया अच्छा एक इन चीज़ें याद रखनी है नीचे एक आपके पास ना बुलेट आ रहा है ये बुलेट्स आ रही हैं एक लिस्टिंग आ रही है रिस्क होता है ना सुन लो मेरी बात बुक से हट के ज़रा रिस्क तब बात है जब कुछ चेंज होती है चेंज क्या होती है चेंज ह्यूमन नेचर है जब भी चेंज होती है रिस्क हाई हो जाता है वहाँ पे वो चेंज किसी भी चीज़ सॉफ्टवेयर चेंज हो गया इंसान गलतियाँ करता है मैंने कुछ भी लॉ चेंज हो गया इसलिए देखिए ये लिस्ट है ना इसको समझने के लिए न्यू का वर्ड होगा या चेंज का वर्ड होगा तो पहला क्या कहता है रिस्क कैन राइज और चेंज ड्यू टू फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस पहला क्या कहता है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया ठीक है समझ गए जी अच्छा आगे हैं पर्सनल बंदे चेंज हो गए नया बंदा आया वो गलती कर रहा है फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज हो गया या पहले को आपने रिवैम्प कर दिया रैपिड ग्रोथ भी एक रिस्क है रैपिड ग्रोथ आपके फैसलाबाद की कुछ 3-4 कंपनीज हैं चिनाब लिमिटेड ऐसे उठी और ऐसी गिरी MSC MTEX बड़ी जल्दी ग्रोथ की और ऐसी गिरी ठीक है बहुत रैपिड ग्रोथ याद रहेगा आगे हैं न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ गई कोई सिस्टम को चेंज हो गया पहले सैप सिस्टम था अब ओरेकल आ गया ये पहले किसी बेसिक लैंग्वेज में था आपको आपने सैप यूज़ करना शुरू कर दी ठीक है अच्छा आगे हैं न्यू बिजनेस मॉडल्स नया बिजनेस का मॉडल आ गया नई प्रोडक्ट्स आ गई हैं नई एक्टिविटीज़ आ गई उसमें चेंज ये जो चीज़ें हैं ना पेपर में क्वेश्चन आए कि कंपनी ने अपनी नई प्रोडक्ट में उसने इन्वेस्ट किया है इसका मतलब सबसे बड़ी चेंज आपने इसको क्या असेस करना है रिस्क यहाँ पे हाई समझ गए नई फील्ड में नई सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी तो रिस्क अच्छा आगे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है पढ़ी आपने 37 में रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तो वो भी इसको रिस्क कहता है आगे एक्सपेंडेड फॉरेन ऑपरेशंस ये क्या होते हैं सर FR2 में है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो बता देंगे नहीं पड़ी हुई रिस्ट्रक्चरिंग होती है खैर इसको मैं बहुत टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इस पर ना कि आप अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर देते हैं नए तरीके से करना शुरू कर देते हैं आप कहते हैं यार ये हम चला रहे थे बिजनेस चला रहे थे हमसे नहीं ऑपरेट हो रहा मिल नहीं चल रही क्या करो मिल को बंद करो या सेल कर दो या फिर इसे रेंट पे दे दो किसी को जिसको चाहिए और हमने ये प्रोडक्शन करनी है ना इसको हम बाइक से करवा लेते हैं सस्ती पड़ी है आजकल के ज़माने में आज के दिन में वीविंग घर में करना महंगी बाइक से करवाना सस्ती उसके अलग फैक्टर्स हैं मैं डिस्कस नहीं करूँगा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स वीविंग आप खुद करें तो महंगी है बाइक से करवाने तो क्यों क्योंकि बाहर जो बंदा जो मिल बना के बैठा है ना वो एक्सप्लॉइट होता है उसके पास लेबर भी है उसका बिजली का बिल भी आना है मुझे पता है आज 26-27 तारीख है जेकम को इसने एम्प्लॉयज़ को पे करना ना पे इसको पैसे चाहिए तो मैं लो रेट में भी उसको काम दूंगा ना वो कर लेगा तो अपनी मिल अपनी खड़ी है स्टैंड बाय खड़ी है लेकिन मेरा क्लाइंट है खुद नहीं बना रहा हो किससे कर रहा है बाहर से करवा दो ये रिस्ट्रक्चरिंग है कि आपके यहाँ बस अपनी मिल बंद नहीं करते हैं या आप वाइस वर्सा आपके यार मैं खुद बाहर से करवा रहा था अब मेरे पास इतने कस्टमर आ गए मैं अपनी बना सकता हूँ और मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता हूँ ठीक है किसी भी तरह की मैंने बहुत बेसिक्स एग्जांपल दिया बहुत बेसिक सी इसको जितना मर्जी आप बड़ा करते रहे मैनेजमेंट का स्टाइल चेंज कर दिया हायरार्की चेंज कर दी लेबर चेंज कर दी प्रोडक्ट चेंज कर दी डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विस का मेथड ही चेंज कर दिया आपने ठीक है और नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आ गया कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं आ गई
ये सारा क्या है, ठीक है, ये सारा 2.3 है कि इसमें रिस्क एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी का क्या प्रोसेस है? हम जब जाते हैं ना ऑडिट करने, हम उनसे पूछते हैं कि आपने आपकी जेन में कौन सा रिस्क है। मैंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जहाँ मैनेजमेंट को बताती है कि कहाँ पे रिस्क है, और उससे अच्छी असेसमेंट किसी की नहीं होती। क्यों? वो पूरा साल बैठी यहाँ पे, आप आए 8 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, दो गई 2.1 पे आ जाएं। पहला एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अच्छा, तीसरा क्या है एंटिटी प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम। अच्छा, ये मॉनिटरिंग क्या होती है? मैंने आपसे कहा था जब भी कोई सिस्टम काम करेगा ना तो साथ मॉनिटरिंग चल रही होगी। साथ क्या चला होता है? ये मॉनिटरिंग क्या होती है? आप देखते हैं कि सिस्टम जिस मकसद के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बना था, क्या वो ऑब्जेक्ट मीट हो रहा है? क्या वो ऑब्जेक्ट मीट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो कहाँ पे लूप बोल रहे हैं, कहाँ पे फिक्स करना है आपने इसको, ठीक है। कहाँ पे फिक्सिंग की जरूरत, कहाँ पे लीकेज को रोकने की जरूरत है, कहाँ पे इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, कर लेंगे जी मॉनिटरिंग। ये 2.4 में लिखा हुआ है, 2.5, 3, 4 में मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। चौथे पे आ जाएंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो होता है MIS, पढ़ा होगा आपने IT में, जिसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये वो सिस्टम होता है जिसमें से प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन मिल रही होती हैं, जिसमें हम एंट्रीज कर रहे होते हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जिसमें से जो रिपोर्टिंग कर रहा होता है, जिसमें आप ट्रायल निकालते हैं, जिसमें लेजर निकालते हैं, स्टॉक की शीट्स निकालते हैं, सैलरी शीट्स निकालते हैं, ये वो MIS है। बैंक के लेजर्स निकालते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें 2.1 में हम दोबारा नहीं आएंगे। आखिरी पॉइंट क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज। अच्छा, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती हैं? पढ़ी नहीं है? हाँ, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या होती हैं? जल्दी दिखता है, पढ़ा था आपने, टाइम कम हमारे पास। आपको याद होगा हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मिलती हैं तो एक कंट्रोल सिस्टम बनता है। छोटी छोटी, जैसे परचेज सिस्टम में रिक्विजिशन का बनना, अप्रूवल का होना, इनवर्ट बनना, ऑर्डर प्लेस होना, कोटेशंस की स्क्रूटनी करना, ठीक है, फिर हम इंस्पेक्शन का होना, पेमेंट का होना, टैक्स का कटना, ये सारे क्या थी? इसे कहते हैं कंट्रोल। बहुत सी एक्टिविटीज़ मिलकर क्या बनाती हैं? कंट्रोल सिस्टम। अब बहुत से कंट्रोल सिस्टम मिलते हैं तो आपस में क्या बनता है? जब बहुत से कंट्रोल सिस्टम्स की आपस में इंटीग्रेशन होती है तो इसे कहते हैं कलेक्टिवली इंटरनल। याद रहेगा, एक्टिविटीज़ मिलकर क्या बनाती हैं और कंट्रोल सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर पूरा, जिसमें कस्टमर से लेके सप्लायर तक की सारी चेन आपने लिंक की होती है, सिंक्रोनाइज की होती है, सिंक की होती है, इंटीग्रेट की होती है। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है वेबसाइट पे, मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर लेता है, वो प्रोक्योरमेंट वालों से कहता है, प्रोक्योरमेंट वाले प्रोडक्शन वालों से कहते हैं, प्रोडक्शन वाले परचेज वालों से कहते हैं, परचेज वाले सप्लायर से कहते हैं, सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देता है, परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों तक पहुँचाता है, प्रोडक्शन वाला प्रोड्यूसर के प्रोक्योरमेंट तक जाता है, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सेल वालों को, सेल वाले आके कस्टमर को, ये पूरी अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं ना, इसकी इंटीग्रेशन को बोलते हैं। इसमें फिर कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, टैक्स भी आ गया, विथहोल्डिंग, HR भी आ गई इसमें। सारे को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फाइनेंस सिस्टम आ गया, IT सिस्टम आ गया, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? अब मुझे अपना कंट्रोल एक्टिविटीज़ याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, 2.5 पे आ जाएँ। 2.4, 2.5 और नेक्स्ट पेज पे 2.6। 2.6 हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लंबा है, काफ़ी लंबा चौड़ा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा हमारा। और जो 2.6 है ना कंट्रोल एक्टिविटी, एक्चुअली हम चेक क्या कर रहे होते हैं? एक्टिविटी से। मैं आपसे परचेज चेक करें, हम क्या करेंगे? इन्वर्ट बना था, इंस्पेक्शन हुई थी, कोटेशन हुई थी, रिक्विजिशन, ये चेक करेंगे ना। तो ग्रॉस रूट लेवल हम क्या करते हैं? कंट्रोल एक्टिविटीज़। इसलिए 2.6 में उसको आगे हमारे साथ चैप्टर से भी है कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे।
ठीक है, मुझे यहाँ पे एश्योरेंस है 2.4 तक समझ आ गया आपको। 5 में पढ़ते हैं, फिर आज हम वाइंड अप करते हैं। ये क्या जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS भी कहते हैं, IS भी कहते हैं। पेपर में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया तो परेशान नहीं हो जाना, ये MIS लिखा हुआ आ गया, या किसी सिस्टम का नाम लिखा हुआ आ गया तो परेशान नहीं होना, ये सिस्टम में पढ़ा ही नहीं, ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है जी। स्टूडेंट बकरी बहुत जल्दी बन जाता है, कोई थोड़ा सा आ जाए ना नाम ऐसे स्पेशल, परेशान हो ये तो पढ़े ही नहीं। हालांकि थोड़ा सा उसने सॉफ्टवेयर का नाम दिया है तो सिस्टम ही होगा यार, दुनिया का सिस्टम होगा, तो जो पढ़ा वो तो अप्लाई करें, वो भी नहीं करते, वो जो आते हैं तो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बकरियों वाली अप्रोच से ऑडिट का पेपर पास। कौन सी प्रोविजन है, बकरियों वाली अप्रोच से पास, किस अप्रोच से होगा, शेयरों वाली अप्रोच। ठीक है, शेयर कौन सा चाहिए, मुस्लिम लीग नून वाला, हाँ नून वाला, कौन सा, टीपू सुल्तान वाला। ठीक है, जो मरते दम तक क्या रहा, शेयर ही रहा। ठीक है, तो उस अप्रोच से है ना, टीपू सुल्तान बन गया ना पेपर देने। ठीक है, अच्छा जी, क्या होता है जी, पढ़िए, इसमें बुलेट पढ़ा दूँ। पहला क्या जी, कहते हैं आपने जब MIS को देखना है ना, MIS को, तो आपने कुछ फॉलोइंग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1, एंटिटीज प्रिंसिपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन कौन सी है इनकी, ट्रांजैक्शन बहुत सी होती है ना। ठीक है, प्रिंसिपल जो सिग्निफिकेंट है वो नॉर्मली कौन सी होती हैं, सेल की, परचेज की, और कैश एंड बैंक की जिसको हम ट्रेजरी भी कहते हैं, और पेएबल की, रिसीवेबल की, और एक्सपेंसेस की, इनकम्स की, और स्टॉक की, सैलरीज की। ठीक हो गया ना मोटी मोटी। अच्छा, यहाँ पे आप ना थोड़ा स्किप करके पेज 6 के टाइटल पे हैं, पेज 97 पे आ गए हैं जी, पेज 90 आ गए। अच्छा, पेज 97 पे आप देखें, उसमें पॉइंट नंबर 1 पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑफ द मेन ट्रांजैक्शन साइकिल्स। यहाँ पे पीछे क्या वर्ड यूज किया 83 पे, प्रिंसिपल। तो ये मेन हमारे कोर्स में है, प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन हमारे कोर्स में कौन कौन सी है इसमें, पॉइंट नंबर 2 में सेल, 3 में परचेज, और साथ ही उसने एक्सपेंसेस। दो तरह का एक्सपेंस होगा ना, परचेज का या कोई आपने को अदर एक्सपेंस। अच्छा, फिर पेरोल को हम क्या कहते हैं, HR भी कहते हैं, टाइम डिपार्टमेंट भी कहते हैं, सैलरी सिस्टम भी कहते हैं। तो परेशान नहीं होना, टाइम डिपार्टमेंट आ गया क्या, ये क्या होता है, या HR सिस्टम आ गया तो क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आए कैश एंड बैंक, पेपर में आ गया ट्रेजरी सिस्टम, बच्चा मेरे ऑफिस आ गया, सारे ट्रेजरी सिस्टम में पढ़ाएंगे मैं। ठीक है, तो ट्रेजरी क्या है, कैश, फिर आगे इन्वेंट्री सिस्टम, नॉन करंट, ये 5 सिस्टम है ना, ये है मेन सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए मेन सिस्टम्स क्या हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे हैं पेज 83 पे पॉइंट नंबर 2 पे, हाउ दीज ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर कैप्चर्ड। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से आपने सिस्टम में कैप्चर करना है। सिस्टम कहीं ना कहीं इनपुट लेगा ना, वो कौन सा टाइम है, वो किस पॉइंट ऑफ टाइम को कहते हैं। जैसे सेल कब होगी, IFRS 15 कहता है ना कि ये पॉइंट है, इस टाइम पे जो आपने रिस्क एंड, फॉर एग्जाम्पल पुराना स्टैंडर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो तो हम सेल करेंगे, या ये एक्टिविटी हुई, सर्विस रेंडर हुई तो पॉइंट सेल करेंगे। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सेल सिस्टम और ट्रांजैक्शन कैप्चर करेगा। कब हम कहेंगे परचेज हो गई है, कब हम कहेंगे कि सैलरीज एंड वेजेस ड्यू हो गई हैं। ठीक है, हाउ सिस्टम क्या लिखा है, हाउ दीज ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स आर कैप्चर्ड। आगे चलते हैं, आपने ट्रांजैक्शन कैप्चर कर ली, इनपुट आ गया, इसके बाद क्या करना है आपने, अगली चीज क्या है, प्रोसेसिंग करनी है उसकी। ठीक है, प्रोसेसिंग मेथड कौन से हैं, मैन्युअली प्रोसेस करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे। ठीक है, फिर इसके पीछे सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन कौन सी हैं, सपोर्टिंग एविडेंसेस कौन से हैं,
जैसे परचेज सिस्टम, आपने परचेज का वाउचर निकाला, उसके पास साथ में वॉचिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे ना। कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं? इनवाइस मिलेगी, इनवर्ड मिलेगा, रिक्विजिशन नोट मिलेगा, इंस्पेक्शन नोट मिलेगा, और जब आपने पेमेंट की होगी गुड्स की तो पेमेंट का रिकॉर्ड मिलेगा, पेमेंट का टैक्स काटा हुआ टैक्स की विथहोल्डिंग का रिकॉर्ड मिलेगा। तो आपको पता लगेगा कि यार ये वाकई गुड्स परचेज की हैं और उसके अगेंस्ट पेमेंट हुई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेंगे हर डॉक्यूमेंट, हर ट्रांजेक्शन के पीछे। वो कौन से एविडेंसेस हैं? और आखिरी क्या कहता है? प्रोसेस यूज इन प्रेपरेशन ऑफ द, कि अपने फर्नीचर बनाते हुए क्या प्रोसेस यूज़ किया। समझ आ गया जी? हम कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़े हैं, मैं समाप्त कर रहा हूँ। 5 चीज़ें पढ़ी हमने, कंट्रोल एनवायरनमेंट, सॉरी हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़े हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, तो 5 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तीसरा क्या है? मॉनिटरिंग। चौथा क्या है जी? इंफॉर्मेशन सिस्टम। और 5वां एक्टिविटीज़। पहले 4 पढ़ ली हमने, एक्टिविटीज़ रह गया, और लंबा है वो, अगले 2-3 दिन हमारा एक्टिविटी चलेगा कंट्रोल एक्टिविटीज़। जैसे एक्टिविटी खत्म होगी तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। 5 एलिमेंट्स पे पूरा चैप्टर है ये, ठीक है? पहला पोर्शन चैप्टर का। दूसरे पोर्शन में क्या है कि इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है।